हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, एक एक करके सारे पार्ट कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे वो सेट ऑफ रूल या गाइडलाइन होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। क्यों फॉलो करना पड़ता है? सो दैट हमारा अकाउंट्स जो बने वो सही बने। तो ये बॉडीज जो होती हैं, अकाउंटिंग की बॉडीज हैं, इंडियन अकाउंटिंग बॉडीज या जो हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग बॉडीज हैं, उन्होंने ये सारे रूल्स बनाए हैं, ये गाइडलाइंस दी हैं कि अगर कोई भी बिजनेस ये अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो करेगा तभी उसके अकाउंट्स सही होंगे। ठीक है, तो इनको हमने डिवाइड किया है दो पार्ट्स में। एक कहलाते हैं कॉन्सेप्ट्स और एक कहलाएंगे कन्वेंशंस। ये कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस होते क्या हैं? देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स की, या जिनको अजम्पशंस भी बोलते हैं। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वो सेट ऑफ रूल्स हैं, वो जनरल गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी है। अगर आप अकाउंटिंग बना रहे हो और लीगल तरीके से बना रहे हो तो आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हो तो आपका अकाउंट सही नहीं बनेगा। ठीक है, वेयर एज कॉन्वेंशंस हमारे अलग सेट ऑफ रूल होते हैं। ये रूल के फॉर्म में तो नहीं आते, बट ये जनरल कन्वेंशंस हैं जो चले आ रहे हैं हमारे, जिनको हमें फॉलो करने से बेनिफिट मिलेगा और नहीं फॉलो करोगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे आप एग्जाम देते हो और कहते हो कि कुछ रूल है, आंसर आपको लिखना है तभी आप मार्क्स पाओगे, आंसर में कैसे कैसे गाइडलाइन है वो लिखोगे तभी आपको इतने मार्क्स मिलेंगे। तो वो हो गए कॉन्सेप्ट। लेकिन हैंड राइटिंग सुंदर रखिए, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखिए, ये करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा और नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें फॉलो करने ही करने हैं। तो कौन से हैं? सबसे पहले आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न से आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, गोइंग मतलब चलता जा रहा है, कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस। तो ऐसा कोई भी बिजनेस जब आप स्टार्ट करें तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें यही ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि एज एन अकाउंटेंट आप अकाउंट्स बनाते समय जब भी अकाउंटिंग में कुछ भी रिकॉर्ड करोगे तो ये अज्यूम करोगे, ये मान के करोगे कि आपका बिजनेस लंबे समय तक फ्यूचर में चलता रहेगा। अगर एक कोई पर्सन है, उसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, ABC लिमिटेड करके जो भी बिजनेस है, उसने ये बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये क्या सोचेगा? ये बिजनेस चलता रहेगा 10 ईयर्स, 50 ईयर्स, सेंचुरी, 100 ईयर्स या एज ऑन। ये मान के चलेगा कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक फ्यूचर में चलता रहेगा। कभी भी ये मान के अकाउंट्स हम नहीं बनाते कि हमारा बिजनेस अगले साल ही बंद हो जाएगा या 2 साल में बंद हो जाएगा या 6 महीने ही चलेगा। हम कभी ये सोच के अकाउंटिंग नहीं करेंगे। अकाउंटिंग करते समय सबसे पहला रूल आपको याद रखना है that you will assume that your business will go on and on and on in फ्यूचर में वो लंबे समय तक चलता रहेगा। और यही सोच के आप अकाउंट्स में चीजों को रिकॉर्ड करोगे, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम क्या करते हैं अकाउंट्स में? डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रीशिएशन किसी भी एसेट पे यही सोच के लगाते हैं कि हमारा एसेट जो हम खरीद रहे हैं बिजनेस में, ये आगे आने वाले 10 साल तक, 5 साल तक रहेगा हमारे साथ। तो ये मान के करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि गोइंग कंसर्न कहता है कि हमारा बिजनेस जो है, कंसर्न मतलब बिजनेस, वो लंबे समय तक चलता रहेगा, गोइंग रहेगा इन फ्यूचर। तो कब तक? ये जब तक हम इमेजिन कर सके। हम तो मानते हैं हमेशा चलता रहे, मेरे आगे वाली जनरेशन चलती रहे, इसको बिजनेस को संभाले। तो ये मान के आप अकाउंटिंग प्रिपेयर करोगे। ठीक है, सेकेंड अजम्पशन देखते हैं, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कहता है कि भाई अकाउंट्स में जो भी मेथड, जो भी सिस्टम, जो भी आप प्रोसीजर अप्लाई करोगे वो ओवर द ईयर सेम रहेगा। जैसे आप देखते हो कि आपका रिजल्ट आता है तो कभी CBSE परसेंटेज बेसिस पे देता है, कभी CGPA के बेसिस पे आ जाता है, कभी ग्रेड के सिस्टम पे आता है। तो आप देखिए, जो भी मेथड आप रिजल्ट का फॉलो कर रहे हो कि 95% मार्क्स आए हैं, 9.5 CGPA आए हैं या फिर A+ ग्रेड आया है, तो कौन सा बेटर है? अब एक साल में आपका रिजल्ट इस पे डिक्लेयर करूं, एक साल इस पे डिक्लेयर करूं और एक साल इस पे डिक्लेयर करूं, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए बिजनेस कहता है कि भाई ये रूल आप ना करिए, कोई भी सिस्टम फॉलो करिए।
अकाउंट्स में जो भी मेथड अडॉप्ट करिए अकाउंट को बनाने के, जो भी मेथड आप फॉलो करोगे वो ओवर द ईयर सेम रहने चाहिए। कोशिश करिए कि हर साल चेंज ना हो। अगर एक सिस्टम से आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो वही सिस्टम ओवर द ईयर फॉलो करे। और एज पर लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑर्डर्स, गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि एक इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स होंगी उन सारी फर्म्स को एक जैसा अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करना है। दैट मीन्स कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके अकाउंट्स में। कंसिस्टेंसी मतलब सबका अकाउंट एक जैसा दिखे, सो दैट कंपैरिजन करना इजी हो जाए। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी का मतलब समझ में आया कि हम अकाउंट्स में वो मेथड और वो सिस्टम को फॉलो करें जो भी हमें सूटेबल लगे, लेकिन जो भी सिस्टम आप फॉलो करें वो ओवर द ईयर अगले कई सालों तक सेम रहे। सेम प्रोसीजर पे आप अकाउंटिंग करिए, अलग अलग साल अलग अलग अकाउंटिंग ना करिए। ठीक है, ऐसा क्यों बोला जाता है? सो दैट वी कैन कंपेयर आवर रिजल्ट। नेक्स्ट पे आते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए, ये कहता है कि भाई आप अकाउंट्स में जो भी चीज रिकॉर्ड करोगे उसको एज एंड व्हेन इट टेक्स प्लेस तुरंत रिकॉर्ड करिए। ऑल द ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड। सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हो, वेदर दे आर कैश ट्रांजैक्शन और दे आर क्रेडिट ट्रांजैक्शन, चाहे वो कैश में मिला हो या ना मिला हो, चाहे आपने कैश पे किया हो या ना पे किया हो, जो ट्रांजैक्शन जिस डेट पे हो रहा है, जिस टाइम पे हो रहा है, उसी टाइम पे एज एंड व्हेन इट टेक्स प्लेस तुरंत रिकॉर्ड करिए। कि मान लीजिए आज मैंने 1 जनवरी 2022 को गुड सोल्ड किया और पैसा रिसीव हो रहा, मनी रिसीव हो रहा है 31 मार्च को, तो हम इसको किस मंथ में लिखेंगे? जिस दिन की सेल थी उसी दिन पर आप इसको शो करोगे एज एंड वेट। और जिस दिन पैसा मिलेगा उस दिन आप फिर से दिखाओगे कि हाँ आज के दिन पैसा मिला। इस दिन आप दिखाओगे कि उधार पे बेचा है और इस दिन दिखाओगे कि आज पैसा मिल गया। तो जो ट्रांजैक्शन जिस डेट पे हो रहा है, इससे नहीं मतलब है कि पैसा आ गया, जिस दिन पैसा आएगा उस दिन रिकॉर्ड करोगे या जिस दिन पैसा जाएगा उस दिन। जो ट्रांजैक्शन जैसे हो रहा है उन सारे ट्रांजैक्शन को तुरंत रिकॉर्ड करके दिखाइए, चाहे वो कैश में हो रहा हो या क्रेडिट में हो रहा है। हम सारे ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स में शो करेंगे। दैट इज कॉल्ड एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, कैश कॉन्सेप्ट इसी का ऑपोजिट आता है। वो कहता है पैसा जब हाथ में आ जाए तब रिकॉर्ड करिए और जब पैसा हाथ से चला जाए तब रिकॉर्ड करिए। उधार का कोई सिस्टम नहीं है अकाउंट्स में। कौन कहता है? कैश कॉन्सेप्ट। लेकिन हम अकाउंट्स को सही जब बनाते हैं, जो रूल के अकॉर्डिंगली फॉलो करते हैं, वहां पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइज किया गया है अकाउंटिंग बॉडीज द्वारा। कैश कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो कैश कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो करना है, कौन सा फॉलो करना है? एक्रूअल, जो कहता है कि सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, सबको रिकॉर्ड करना है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, बिजनेस एंटिटी कौन सी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई बिजनेस जो है एक सेपरेट आइडेंटिटी है। सेपरेट आइडेंटिटी है। सेपरेट आइडेंटिटी मतलब कि ये पर्सन अलग हैं और ये कंपनी अलग है। आपने देखा ये कंपनी अलग है और ये पर्सन अलग हैं। दो लोग, दो आइडेंटिटी हैं कि बिजनेस अपने नाम से चलता है, ओनर के नाम से नहीं चलता। आप देखिए ये सत्यम ग्रुप है। सत्यम कंपनी बहुत फेमस हुई थी स्कैम के चक्कर में, वैसे ही इनको तो आप जानते ही होंगे, मिस्टर माल्या। और ये हैं राजू, मिस्टर रामलिंगा राजू, ये हमारे सत्यम के फाउंडर थे। इनको भी स्कैम में फंसा थे और ये भी स्कैम आप जानते ही होंगे। किंगफिशर, तो किंगफिशर और माल्या जी अलग दो पर्सन हैं। जियो और अंबानी दो अलग आइडेंटिटीज हैं। सत्यम और राजू जी दो अलग पर्सनालिटीज हैं। तो बिजनेस में भी कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा तो वो किसके बेसिस पे रिकॉर्ड होगा? बिजनेस के नाम से रिकॉर्ड होगा। हम कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स में तो बिजनेस के आइडेंटिटी पे रिकॉर्ड करेंगे, ओनर की आइडेंटिटी पे कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर कोई फ्रॉड होता है तो बिजनेस पे केस होगा, ना कि उसके मालिक पर। अगर जैसे आप कहिए आपने रिलायंस से एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, अब रेफ्रिजरेटर में अगर कोई डिफेक्ट आता है तो आप किसके अगेंस्ट कंप्लेन करोगे? रिलायंस कंपनी के अगेंस्ट। आप अंबानी जी के अगेंस्ट कंप्लेन नहीं कर सकते, वो डिफरेंट आइडेंटिटी है।
ओनर अलग हैं और बिजनेस अलग है। इसीलिए आज देख रहे हैं कि आप किंगफिशर या सत्यम ग्रुप आज भी महिंद्रा के साथ कंबाइन होकर चल रहा है। टेक महिंद्रा आप सुनते होंगे, तो पहले महिंद्रा सत्यम के नाम से थी और फिर टेक महिंद्रा हो गई है, जिसको सत्यम ग्रुप को एक्वायर कर लिया। तो कंपनी आज भी चल रही है, ओनर भले अलग है, कंपनी के ऊपर फ्रॉड हुआ या जो भी, तो ओनर भले भाग जाएं या उनको जेल हो जाए, लेकिन कंपनी फिर भी चलती रहती है। क्यों? क्योंकि ओनर और कंपनी दो अलग आइडेंटिटी माने गए हैं अकाउंटिंग में। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अकाउंट्स में ओनर अलग आइडेंटिटी है और बिजनेस अलग आइडेंटिटी है। ठीक है, तो अकाउंट्स में जब भी अकाउंटिंग करोगे तो ओनर के नाम पे नहीं करते हम कुछ, हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। फिर आते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा कि भाई अकाउंट्स में हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मनी के सेंस पे एक्सप्रेस हो जाएं। कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि मनी के वे में एक्सप्रेसिबल नहीं है, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू आप नहीं एस्टिमेट कर सकते, तो उन ट्रांजैक्शन को अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे आज मान लीजिए हमारी दुकान पे सलमान खान आए और हमसे हाथ मिलाया और हमारे साथ गले मिलते हुए फोटो खिंचाई, मैंने फोटो फ्रेम करके बिजनेस में लगा दी, तो एक हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट रहा। लेकिन उसको हम हैंड शेक करने को या उनसे गले मिलने को मनी के सेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए उसको अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होगा कि सलमान खान के आने पे हमने कितना पैसा खर्च किया, उनको खिलाया पिलाया या गिफ्ट किए, वो सब कितना, उनसे डोनेशन कितनी मिली, वो रिकॉर्ड होगा। लेकिन उनके साथ फोटो खिंचाना, उनके साथ हाथ मिलाना हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मनी के सेंस में मेजर नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे आपने कहा 4 चेयर्स परचेज की, तो भाई क्या ये रिकॉर्ड होगा? नहीं। क्यों नहीं रिकॉर्ड होगा? जब तक ये मनी के सेंस में आ जाए कि 4 चेयर्स कितने रुपए की थी, 1000 रुपए की एक चेयर थी, तो कितने की हो गई? 4000। इस ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मनी के सेंस में एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा। जब ये मनी के सेंस में एक्सप्रेस हो जाएगा तभी आप रिकॉर्ड करोगे कि कितने रुपए की खरीदी चेयर। क्लियर है? तो मनी मेजरमेंट कहता है कि जब तक आप मनी में मेजर नहीं कर सकते कोई चीज को, अकाउंट में रिकॉर्ड ना करिए। अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हो तो मतलब वो मनी के सेंस में मेजर हो रहा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कहता है भाई अकाउंट्स जो हम बनाएंगे वो एक गिवन टाइम पीरियड के लिए बनाएंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट लॉस निकालना हो तब तो हम पूरे जिंदगी भर वेट करें कि जिस दिन से बिजनेस स्टार्ट हुआ और जिस दिन बंद होगा तभी हमें एक्चुअल प्रॉफिट पता चलता है। लेकिन कई बिजनेस आप देख रहे हो भाई 200 साल से चले जा रहे हैं, 100 साल से चला आ रहा है, तो क्या उनका प्रॉफिट हम निकालेंगे? नहीं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हमने पूरे बिजनेस की लाइफ को डिवाइड कर दिया है शॉर्ट टाइम इंटरवल में, और जनरली वो जो टाइम इंटरवल रखा है वो 1 ईयर का रखा है। तो दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग पीरियड या अकाउंटिंग ईयर। अब अकाउंटिंग पीरियड जनरली जो हम फॉलो करते हैं वो 1 साल का फॉलो करते हैं। हर साल 1 अप्रैल से, यहां पर अगर बात करेंगे तो 1 अप्रैल हो सकता है और एंड होता है 31 मार्च। ये इंडियन अकाउंटिंग ईयर हम जो कि फॉलो करते हैं। अदरवाइज अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर भी हो सकता है। ठीक है, कैलेंडर ईयर क्या होता है? कैलेंडर ईयर हमारा फॉलो करता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। तो कुछ फर्म्स हैं जो कि कैलेंडर ईयर को भी फॉलो करती हैं, बट इन इंडिया मोस्टली वी फॉलो अकाउंटिंग ईयर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एवरी ईयर एंड कंटिन्यूज टिल 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, लेकिन इसके अलावा आज जो फर्म्स है वो थोड़ा सा एडवांस हो गई, इवन गवर्नमेंट एडवांस हो गई है, और वो अकाउंटिंग 1 साल की जगह कई बार मंथली या क्वार्टरली भी प्रिपेयर करें कि हर क्वार्टर पे आपको रिजल्ट बना के दिखाते हैं भाई इतना प्रॉफिट इतना लॉस आया। क्यों? टू कीप अ ट्रैक ऑफ देयर परफॉर्मेंस, कि अपनी परफॉर्मेंस चेक करते रहते हैं कि अपडेट हो रही है कि नहीं, सही ट्रैक पे चल रहे हैं कि नहीं, सो दैट हम अपने परफॉर्मेंस को जज कर सकें। और साल के एंड पे हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो वो होती है ईदर अकाउंटिंग ईयर में या कैलेंडर ईयर में। तो जब भी आप अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे तो अकाउंटिंग पीरियड का आपको ध्यान रखना है कि एक गिवन टाइम पीरियड के लिए हम अकाउंट्स बनाएंगे,
वो जनरली 1 साल का होता है। 1 साल कब से स्टार्ट होगा? अप्रैल से लेकर मार्च तक। अगर फर्म ने कैलेंडर ईयर को फॉलो किया है तो आप 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का अकाउंट बनाओगे। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल, हिस्ट्री से वर्ड आ रहा है, हिस्ट्री मतलब पास्ट। अकाउंटिंग में हिस्टोरिकल कॉस्ट या इसी को कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मान लीजिए आपने कोई एक एसेट बिजनेस में खरीदा है, आपने बिजनेस की बिल्डिंग खरीदी है, ठीक है, कितने खरीदी है और किस सन में खरीदी है? तो मान लीजिए ये आपने खरीदी थी 5 लाख की इन 2010। आज इस बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई है? आज बिल्डिंग का साइज तो वही है, बिल्डिंग भी वही है, लेकिन इसकी जो मनी वर्थ हो चुकी है वो बढ़ के हो गई है 50 करोड़ इन 2022। तब अकाउंट्स में हम कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे? तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट का, वो कहता है कि भाई आपने जो पेमेंट किया था वो तो इतने रुपए किए थे, इसकी रिसिट होगी आपके पास कितने की? 5 लाख की। तो अकाउंट्स में हम इसको 5 लाख पर ही रिकॉर्ड करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट की। हिस्ट्री यानी पास्ट कॉस्ट एट द कॉस्ट ऑफ इट्स एक्विजिशन, जिस कॉस्ट पर हमने एसेट को एक्वायर किया था, एसेट को अपने अकाउंट्स में उसी वैल्यू पे दिखाएंगे, ना कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू पे। जो प्रेजेंट वैल्यू है 50 करोड़, हम इस पे नहीं दिखाएंगे, हम क्या दिखाएंगे? जिस कॉस्ट पे हमने एसेट को खरीदा था। ठीक है, तो इसीलिए इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में जो कॉस्ट थी, जिस कॉस्ट पे हमने एसेट को एक्वायर किया था, उस कॉस्ट पर आपको एसेट की वैल्यू दिखानी होगी, ना कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए डुअल एस्पेक्ट। डुअल का मतलब टू होता है, एस्पेक्ट मतलब पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो एवरी ट्रांजेक्शन इन अकाउंटिंग, अकाउंट्स के हर ट्रांजेक्शन को बोलते हैं कि विल अफेक्ट एटलीस्ट ट्वाइस, कहीं ना कहीं 2 जगह अफेक्ट करेगा, उसका 2 इफेक्ट होगा। एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 फोल्ड इफेक्ट। 2 फोल्ड इफेक्ट कहां होगा? कहीं ना कहीं 2 जगह इफेक्ट करेगा, एक डेबिट साइड पर करेगा और एक हमेशा क्रेडिट साइड पे करेगा। अब डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? मोस्ट ऑफ द टाइम डेबिट का मतलब फेवरेबल इफेक्ट होगा और क्रेडिट का मतलब अनफेवरेबल इफेक्ट होगा। जैसे आपने एक पेन खरीदा बिजनेस में, मान लीजिए ये पेन खरीदा है 500 रुपए का, 500 का तो नहीं है लेकिन मान लेते हैं ये बहुत महंगा पेन है क्योंकि डिजिटल है, तो 500 रुपए का एक पेन खरीदा, तो क्या आया आपके पास? पेन आई है और गया क्या है? पैसा गया है, कैश गया है। तो जो आया है उसको आप डेबिट कर दोगे और जो गया है उसको आप क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, तो हर ट्रांजैक्शन का 2 इफेक्ट होगा, 2 पहलू होंगे हर ट्रांजैक्शन के। एक कुछ आ रहा होगा, कुछ जा रहा होगा, कुछ फेवरेबल होगा, कुछ अनफेवरेबल होगा, और अकाउंट्स में इन दोनों इफेक्ट को रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज आपका अकाउंट सही नहीं होगा और प्रॉफिट गलत आएगा। तो टू गेट द नेट प्रॉफिट करेक्ट एंड एक्यूरेट, यू शुड फॉलो दिस कॉन्सेप्ट डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट कहता है भाई हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होंगे और हमें दोनों इफेक्ट को रिकॉर्ड करके दिखाना है अकाउंट में, एक को डेबिट करना है और एक को क्रेडिट करके दिखाना है। ठीक है, क्लियर है? और जिस सिस्टम पे फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। जब ये रिकॉर्ड करोगे तो इस सिस्टम को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, कि हर ट्रांजैक्शन को 2 बार एंट्री करके 2 जगह एंटर करोगे और दिखाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आते देखिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट या रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहता है भाई रेवेन्यू का मतलब पता है आपको, इनकम, जो भी हमारी इनकम्स आ रही होंगी, और रिकॉग्निशन का मतलब रिकॉग्नाइज होना, जनरेट होना या आइडेंटिफाइबल होना। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहता है कि भाई जो भी इनकम है आपको रिसीव किस पीरियड में हो रही है, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता, जिस पीरियड में ये रिकॉग्नाइज हुई थी, नॉट व्हेन इट इज रियलाइज्ड, जिस पीरियड में रिकॉग्नाइज्ड हुई थी उस पीरियड पे आप इसको लिखोगे। जैसे मान लीजिए हमने अपने बिजनेस में एक कस्टमर से ऑर्डर रिसीव किया 1 अप्रैल को, ऑर्डर रिसीव हुआ 1 अप्रैल 2022 को, हमने इस ऑर्डर को प्रिपेयर किया और कस्टमर को भेजा कब? 1 जुलाई 2022 को, और कस्टमर से पेमेंट कब रिसीव हुई? 1 अप्रैल 2023 में। तो हम इस ट्रांजैक्शन को, रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करें?
हमने ऑर्डर रिसीव किया, ऑर्डर यहां पर आया, डिलीवरी यहां हुई, सॉरी वो डिलीवरी हमने यहां पर दी और रिसिप्ट यहां मिली, पैसा यहां मिला, हमें जनरेट हुआ। तो हम अकाउंट्स में कहां दिखाएंगे? तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहता है भाई जिस पीरियड में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुई। अब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब होगी? जब आप अपनी सर्विस दे दोगे या गुड ट्रांसफर कर दोगे, ओनरशिप जैसे ही ट्रांसफर होगी मतलब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगी। इस दिन मिल जानी चाहिए थी। अब मिलेगी किस दिन, इससे हमें कोई मतलब नहीं। जिस दिन आपने डिलीवरी दे दी मतलब उसी दिन इस सेल को आप एज अ इनकम दिखाओगे कि इनकम यहां पर होनी चाहिए थी, भले पैसा बाद में मिल रहा है तो आप यहां पे दिखाओगे कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन यहां पर हुआ, नॉट व्हेन इट इज रियलाइज्ड। यहां तो रियलाइज हो रही, मिल रहा है, इससे नहीं मतलब है मिलेगी कब, किस पीरियड की इनकम थी। पीरियड कौन सा था? पिछला साल 2022। तो 2022 की इनकम दिखाएंगे ना कि 2023 की, जब ये मिल रही है। क्लियर है? तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहता है कि भाई रेवेन्यू कोई भी आए आपके पास बिजनेस में तो उस पीरियड में दिखाओगे जिस पीरियड की वो रेवेन्यू थी, नॉट व्हेन इट इज रियलाइज, जब वो आपको मिल रही तब की नहीं है, जिस पीरियड में रिकॉग्नाइज हुई थी उस पीरियड की रेवेन्यू ये है, जब आपने सर्विस दी थी। ठीक है, तो क्लियर है ये। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मैचिंग कहता है कि भाई आप कोई भी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हो अगर अकाउंट में, कोई भी इनकम आई आपके पास, तो आपने रिकॉर्ड किया कि सपोज एक गुड्स को बेचने में मेरे को 50,000 रुपए मिले, आई हैव रिसीव 50,000 बाय सेलिंग आर गुड्स। अब इस गुड्स को बेच के जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुई आपकी, जो रेवेन्यू आई आपके पास, इससे मैचिंग या इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस आपने किए हैं वो सारे एक्सपेंस भी दिखाइए, किससे? जो भी आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखाया होगा, जितने भी एक्सपेंसेस किए होंगे वो भी दिखाइए अकाउंट्स में। कोई भी इनकम आ रही है तो उस इनकम को जनरेट करने के लिए, उस इनकम को अर्न करने के लिए आपने कितने खर्चे किए वो सारे खर्चे भी दिखाइए। और सिमिलरली अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है तो उस एक्सपेंस से आपने कितना बेनिफिट या इनकम जनरेट की वो भी आपको दिखाना है। तो इन शॉर्ट ये मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एवरी एक्सपेंस शुड मैच इट्स रिलेटेड इनकम एंड एवरी इनकम शुड मैच इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस। दोनों को दिखाना है, कोई भी इनकम आ रही है तो उससे रिलेटेड खर्चे कितने किए, और अगर कोई खर्चा किया है तो उससे हम इनकम कितनी जनरेट कर रहे हैं, उन दोनों चीजों को रिकॉर्ड करना है। मींस इनकम और एक्सपेंस आपस में दोनों मैच करें, दोनों एक दूसरे को शो करें कि इस इनकम के लिए इतने खर्चे हुए या इस खर्चे की वजह से इतनी इनकम आई, दोनों को रिकॉर्ड करेंगे तभी अकाउंट्स सही बनेगा। फिर हमारा लास्ट आता है कॉन्सेप्ट में ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। इसको वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हो वो ऑब्जेक्टिव मैनर में रिकॉर्ड हो, फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायसनेस ऑफ अ अकाउंटेंट। कोई इसमें यह ना कहे कि तुमने अपनी मर्जी से कैसे रिकॉर्ड कर दी। तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसमें कोई गड़बड़ ना हो, कोई भी डिस्प्यूट ना अराइज हो, ऐसे रिकॉर्ड करे। तो ऐसे रिकॉर्ड कब होगा? जब कोई भी ट्रांजैक्शन फ्री फ्रॉम बायसनेस हो, कोई इसमें टच ना कर सके भाई ये गड़बड़ लिखा है। कैसे? हर ट्रांजैक्शन का प्रूफ रखिए। तो एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस का मतलब वाउचर्स। तो हर डॉक्यूमेंट अकाउंट में आप तभी रिकॉर्ड करोगे व्हेन इट इज सपोर्टेड बाय सम सोर्स डॉक्यूमेंट्स। हर ट्रांजैक्शन का अपना एक बिल, वाउचर के मतलब जो आपके बिल्स हैं, इनवॉइस हैं या रिसिट्स हैं, तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड होनी चाहिए आपके पास। कोई भी ट्रांजैक्शन अकाउंट में तभी रिकॉर्ड करोगे जब वो वेरीफाइड हो जाए। वेरीफाइड कैसे होगा? रिसिट से, वाउचर्स जो भी बनेंगे उनसे उनका एविडेंस हो जाए कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन का ये प्रूफ है मेरे पास, तभी आप रिकॉर्ड करोगे। सो दैट बाद में कोई क्लेम ना करे कि ये भाई आपने कैसे रिकॉर्ड किया, इसका प्रूफ क्या है ना। तो ऐसे में वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिविटी या ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई अकाउंट्स में आप ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड करो जब हर ट्रांजैक्शन अपने सोर्स डॉक्यूमेंट से सपोर्टेड हो, उसका वाउचर हो, उसका प्रूफ हो हमारे पास। कोई भी चीज खरीदी तो उसका रिसिप्ट दिखाइए कैसे खरीदी,
बेचा है, पैसा आया है, तो पैसा कहाँ से आया इसका प्रूफ दिखाइए। तो जब वो प्रूफ होगा तभी आप अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, वरना रिकॉर्ड नहीं करिए, ठीक है, अदरवाइज आपका अकाउंट गलत हो जाएगा। तो ये हमारे 11 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स थे जिनको हमें फॉलो करना ही करना है। नहीं फॉलो करोगे तो आपका अकाउंट सही नहीं बनेगा। अब हम आएंगे इसके बाद कन्वेंशंस। कन्वेंशन बताए थे जनरल सजेशंस होते हैं जो हमको फॉलो करने हैं। अगर फॉलो करोगे इट विल बी गुड फॉर अस इन द अकाउंटिंग। अगर हम नहीं फॉलो करते दैट इज ऑल्सो गुड, बहुत ज़्यादा हमारे लिए कुछ खराब नहीं। ये चला आ रहा है, परंपरा है, जैसे कि हम हर साल ऐसा करते हैं तो ऐसा करिए तो अच्छी बात है। इसमें सबसे पहला आता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये कहता है भाई, सजेशन के फॉर्म में है कि भाई अकाउंट्स बनाते समय आप हर चीज डिस्क्लोज करिए, सारे फैक्ट सारे फिगर दिखाइए, कुछ छुपाइए नहीं। आप सब चीज सही सही कर रहे हो तो आप क्यों छुपाओगे भाई? अगर आपने सारे अकाउंटिंग सही बनाई है, आपने अकाउंट में कोई फ्रॉड नहीं किया है, कोई बिजनेस में चीटिंग या मैनिपुलेशंस नहीं किए, तो ऐसे में आप हर डॉक्यूमेंट दिखाइए, सब चीज शो करिए। दैट इज फुल डिस्क्लोज। डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन, सब चीज डिस्क्लोज करिए, सारी चीजें दिखाइए, जो भी एक्सपेंस है, इनकम है, रिसिट है, पेमेंट है, सब चीज दिखाइए। लेकिन इसी का ऑपोजिट आ जाता है कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। मटीरियलिटी क्या कहता है कि भाई उन्हीं चीजों दिखाइए जो मटीरियल है, इममटीरियल या नॉन इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें उनको ना दिखाइए। उन सबको क्या करिए, अंडर एक, जैसे आजकल आता है ना, एक हैशटैग या एस्ट्रिक साइन बना दिया, तो इसमें दिखा दीजिए एज अ फुट नोट। फुटनोट दिखा दी भाई, जो चीज जरूरी है उनको एक साथ क्लब करके एक जगह पे चुपचाप दिखा दीजिए, जिसको देखना होगा वो देख लेगा। अननेसेसरली अपने अकाउंट्स को इतना लेंदी बनाने की जरूरत क्या है? अगर हम हर चीज निकालेंगे, जैसे अगर मैं रिलायंस का अकाउंट से स्टार्ट करूं और देखने लग जाऊं, क्यों देख रहा हूं? मेरे को इन्वेस्ट करना है पैसे, तो ये क्यों देखता है भाई? कोई भी इन्वेस्टर आएगा, लेंडर आएगा, गवर्नमेंट आएगी, वो सारी इंफॉर्मेशन को चेक करती हैं कि आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसी, आपकी अकाउंटिंग कैसे बन रही है, उसके बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे और तब इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब उनको अगर ये भी दिखेगा कि हाँ 5 रुपए की चाय मंगाई, 10 रुपए का समोसा खाया, ये उनको रिक्वायरमेंट तो है नहीं। उनको मोटा मोटा हिसाब चाहिए, भाई प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, कहाँ कहाँ इन्वेस्टर्स हैं, कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ खर्चा हो रहा है, ये सब देखना है। उनको टिप कितनी दी, झाड़ू वाले को कितना पैसा दिया, चाय बन मक्खन एक साल में कितना खर्च किया, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। तो वी शुड नॉट डिस्क्लोज एवरी इंफॉर्मेशन। हाँ, जो चीज जरूरी नहीं है उनको एक जगह फुट नोट में लिखा दीजिए अंडर द बैलेंस शीट, ठीक है। लेकिन जो आपका पहले वाला था फुल डिस्क्लोजर, कहता था सब चीज दिखाइए, हर इंफॉर्मेशन दिखाइए, कुछ भी ना छुपाइए। तो ये बिजनेस के ऊपर है भाई, सजेशन है, चाहे ये वाला मान लो चाहे आप ये वाला मान लो। क्लियर है? आप पूरी इंफॉर्मेशन दिखाओ या वही इंफॉर्मेशन दिखाओ जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो ज़्यादा जरूरी नहीं है उनको अलग से एक जगह दिखा दो, जिसको देखना होगा वो देख लेगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये आता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, या इसी को बोलते हैं प्रूडेंस। प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, इसको बोलते हैं इन अकाउंट्स प्लेइंग सेफ, पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ इन अकाउंट्स। ये पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ होती है। कैसे? ये कहता है कि भाई अकाउंट्स में आप मिनिमम प्रॉफिट कैलकुलेट करके चलो, मिनिमम मान के चलो कि भाई इतना मिनिमम तो प्रॉफिट आएगा ही आएगा, और उसके बेसिस पे डिसीजन लीजिए। अगर प्रॉफिट बढ़ गया तो बहुत अच्छी बात है, घटेगा नहीं, घटेगा तो आपका लॉस होता है, तो इसलिए मिनिमम निकाल के चलिए। अब ये मिनिमम प्रॉफिट आप कैसे निकाल के चलोगे? वो ये कहते हैं कि अगर कोई भी एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस हो रहे हों, आपको लगता है कि फ्यूचर में ये खर्चा हो सकता है, यहां पैसे देने पड़ सकते हैं, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस उन सबको रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड कर लो, दिखा दो कि हाँ हमें खर्चा करना ही करना है। अगर कोई भी खर्चा लग रहा है, आपको देना पड़ सकता है या पेमेंट देना पड़ सकता है, ये लॉस हो सकता है, उनको मान लो कि हो गया, उनको अकाउंट में रिकॉर्ड कर लो। लेकिन अगर कोई एंटीसिपेटेड, आपको लगता है कि फ्यूचर में इनकम होगी या कोई गेन होगा, तो उनको रिकॉर्ड नहीं करो। डू नॉट रिकॉर्ड, डू नॉट प्रोवाइड फॉर एनी एंटीसिपेटेड इनकम और गेन। जब तक वो मिल ना जाए तब तक ना मानो कि इनकम हो गई।
लेकिन अगर कोई खर्चा है या लगता है कि आपको फ्यूचर में ये हो सकता है, यहां पे भी पेमेंट देनी पड़ सकती है, इतना और देना पड़ सकता है, उन सबको पहले से रिकॉर्ड कर लो, उनको मान लो कि हाँ खर्चा हो गया। इससे क्या फायदा होगा कि मान लीजिए ये खर्चे आपने रिकॉर्ड तो कर लिए और नहीं हुए फ्यूचर में, तो आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। और इनकम आप तभी रिकॉर्ड करोगे जब मिल रही है, अगर एक्स्ट्रा इनकम आ गई तो और प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट कभी भी कम नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, आप सेफ प्ले कर रहे हो, मिनिमम प्रॉफिट लेके चल रहे हो, तो इससे प्रॉफिट बढ़ गया तो अच्छी बात है, घटेगा तो नहीं। तो दिस इज कॉल्ड पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ इन अकाउंट। कौन सा कन्वेंशन है, प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म, कंजर्व, बचा के चलना। क्लियर है। इसके बाद आता है हमारा लास्ट, जिसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ टाइमलीनेस। टाइमलीनेस मतलब जो अकाउंट्स आप बनाइए, ये भी एक सजेशन के फॉर्म में, कि भाई आप टाइम पे प्रिपेयर करिए। ऐसा नहीं कि भाई आपके रिजल्ट की तरह कि सीबीएसई 2 महीने बाद निकाल रहा है रिजल्ट, जुलाई अगस्त में रिजल्ट आ रहे बच्चों के, ऐसा नहीं होना चाहिए, टाइम फ्रेम होना चाहिए। इसीलिए आप देखते हो कि बैंक्स के पास डेडलाइन होती है कि 31 मार्च एवरी ईयर उनको अपना ट्रांजेक्शन क्लोज करना है, अपनी बैलेंस शीट मैच करा के दिखा के रखनी है। इसीलिए बैंक में 1 अप्रैल को छुट्टी होती है, क्योंकि वो 31 मार्च को पूरे दिन रात लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि टाइमलीनेस का ध्यान देना है कि भाई टाइम दिया, सरकार की तरह नहीं अरे वोट के चक्कर में कभी भी आगे बढ़ गया, आगे बढ़ के रिजल्ट कभी भी आ रहा है और एग्जाम कभी भी हो सकते हैं बच्चों के, तो ये चीजें नहीं। टाइमलीनेस का ध्यान देना है कि जो डेडलाइन आपको मिली है उसी टाइम फ्रेम के अंदर आप अकाउंटिंग को कंप्लीट कर लें। 31 मार्च को अगर आपको अकाउंट्स क्लोज करना है तो करना है, वो 31 मार्च की जगह अप्रैल में ना चला जाए, इसका खास ध्यान रखा जाए। इससे क्या होगा, कन्वीनियंस होगा, भाई आपको भी फायदा मिलेगा और यूजर्स को भी फायदा मिलेगा। तो ये थे हमारे कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट्स क्या थे जो कि हमें फॉलो करने हैं सो दैट हमारा अकाउंट सही बने। कन्वेंशंस क्या हैं, जो एक जनरल गाइडलाइंस हैं जो आपको सजेशन के फॉर्म में दी जाती हैं कि आप फॉलो करोगे तो इट इज गुड, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो हमें समझ में आ गई होगी, सब बच्चों को हर सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, कोई डाउट नहीं है। तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने क्लासमेट से और अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए। विल कम अगेन विद अ न्यू वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।